नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, इसमें जो इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं वो किसके होते हैं। तो आर्क के अंदर इलेक्ट्रोड कार्बन के प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन के इलेक्ट्रोड हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखो, कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, कार्बन सही, आयरन नहीं, रजत नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी कार्बन। चाहे आर्क लैंप हो चाहे आर्क फर्नेस हो, इनमें हम इलेक्ट्रोड आर्क कार्बन के प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, कार्बन, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह चार्ज की गई स्थिति में हो तो इसकी धन प्लेट का रंग क्या होगा। यानी चार्ज अवस्था के अंदर पूछा है। तो देखो क्या होता है कि यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो धन और ऋण दोनों ही प्लेटों का रंग हल्का भूरा या सफेद हम कह सकते हैं, यानी हल्का भूरा सफेद होता है। किस अवस्था में, डिस्चार्ज अवस्था में। यदि बैटरी पूर्ण चार्ज है तो धन प्लेट का रंग तो गहरा भूरा, यानी धन प्लेट का रंग तो होता है गहरा भूरा, और ऋण प्लेट का जो रंग है वो स्लेटी कह सकते हैं हम, यानी ग्रे या स्लेटी, गहरा स्लेटी या केवल स्लेटी भी मिल सकता है। यानी तो धन प्लेट का रंग तो होता है गहरा भूरा, ऋण प्लेट का रंग होता है ग्रे यानी स्लेटी। अब इसमें धन प्लेट का रंग पूछा है तो धन प्लेट का क्या हो जाएगा, गहरा भूरा, और ये यानी सी ऑप्शन सही होगा। यदि इसमें ऋण प्लेट के बारे में पूछ लेता तो गहरा ग्रे, यानी बी ऑप्शन बाद में सही होता। तो इसमें धन प्लेट का पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो गया, गहरा भूरा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखो, थॉमसन प्रभाव सही है, पोल्टियर प्रभाव नहीं, सीबेक प्रभाव नहीं, एंटीना प्रभाव नहीं, एक्सेलरेटर प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए थॉमसन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, एम्पेयर किसकी इकाई है। एम्पेयर किसकी इकाई है। तो एम्पेयर किसकी होती है, धारा की इकाई होती है। यानी विद्युत वाहक बल की तो वोल्ट होती है और विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पेयर। तो किसकी हो जाएगी, करंट, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि एम्पेयर किसकी इकाई है, तो करंट की इकाई है। यानी धारा हिंदी में लिखा होता धारा तो भी सही है, करंट लिखा है तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी करंट है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन देखो, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम प्रेरण के नियम पर नहीं है, अपघटन के नियम पर है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम सही है। उष्मा के संरक्षण का नियम नहीं, रासायनिक उष्मा के संरक्षण का नियम नहीं, किरचॉफ का नियम ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय बफिंग मशीन है, इसकी गति क्या होनी चाहिए, इसकी गति उच्च होनी चाहिए। तो देखो किस ऑप्शन में, ए में क्या कम, बी सही है उच्च, सी मध्यम, ए और बी दोनों, या तो ए या बी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी बफिंग मशीन की गति है वो उच्च होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह के किसके माध्यम से प्रवाहित होता है। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत का प्रवाह है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है, यानी किस माध्यम में प्रवाहित होता है। तो आयंस के रूप में प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत का प्रवाह आयंस के माध्यम से प्रवाहित होता है। अब ऑप्शन देखो क्या, इलेक्ट्रॉन से नहीं, परमाणु से नहीं, अणु से नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन से सही है, नाभिक से नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत का प्रवाह धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से प्रवाहित होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। अगला क्वेश्चन है, निकिल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है। यानी निकिल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है, निकिल का ही बना होता है। ऑप्शन देखो किसमें, निकिल क्रोमियम नहीं, शुद्ध निकिल सही है, निकिल आयरन नहीं, कोबाल्ट नहीं, निकिल का
कार्बोहाइड्रेटेड स्वरूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध निकिल, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, शुद्ध निकिल। तो निकिल प्लेटिंग में एनोड निकिल का या शुद्ध निकिल का बना होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। नाइक्रोम तार किसका बना होता है? निकिल और क्रोमियम का। यानी निकिल की मात्रा कितनी होती है? 80%। यानी निकिल तो होता है 80%, और क्रोमियम होता है 20%। इसमें पूछा है गलनांक बिंदु, तो गलनांक बिंदु होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाता है या गल जाता है। तो नाइक्रोम है निकिल, ये नाइक्रोम की कई बार तो पूछ लेते हैं किसका बना होता है, यानी किसकी मात्रा क्या होती है? तो निकिल 80%, क्रोमियम 20%, गलनांक बिंदु 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें गलनांक बिंदु ही पूछा है कि निकिल का गलनांक बिंदु क्या होगा, तो 1400 डिग्री, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? यानी प्रचलित होने पर या ऑपरेटिंग समय उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखो, स्विच गियर नहीं, आगे ऑप्शन देखो, प्रेशर कॉइल नहीं, लाइटिंग एरेस्टर सही है। लाइटिंग एरेस्टर में क्या होता है कि उच्च वोल्टेज पर ये प्रचलित है, जैसे कि लाइट सर्ज वोल्टेज आ जाती है तो ये उसको ग्राउंड में भेज देता है, या अचानक वोल्टेज में तड़ित फरार हो जाता है तो भी ये ग्राउंड में भेज देता है। तो स्टार्टिंग में या जो ये प्रचलित होता है इसमें उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगला क्या, अंडर वोल्टेज रिले नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, लाइटिंग एरेस्टर। यानी जो तड़ित चालक है, लाइटिंग एरेस्टर है, वो उसमें शुरुआत में उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण गेज किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयनीकरण गेज है वो इनमें से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखो, अत्यंत निम्न दाब सही है, मध्यम दाब नहीं, उच्च दाब नहीं, अत्यंत उच्च दाब इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अत्यंत निम्न दाब। यानी निम्न दाब को मापने के लिए आयनीकरण गेज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, अत्यंत निम्न दाब। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट का हीटर 2 घंटे तक चले तो कितनी यूनिट बिजली का उपभोग करेगा? यानी इसकी शक्ति क्या है? 1000 वाट। शक्ति बराबर है, शक्ति तो है 1000 वाट का हीटर है, और समय है 2 घंटे, समय है 2 घंटे। तो खपत ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बराबर क्या होगी? तो देखो, ऊर्जा किसमें, यूनिट या केडब्ल्यूएच में। यानी यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा बटा 1000, वाट इंटू घंटा बटा 1000। अब देखो, वाट का मान क्या है? 1000 वाट। घंटे कितने हैं? 2 घंटे बटा 1000, तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यानी 2 यूनिट, या इसे हम KWH भी कहते हैं, कई बार KWH लिखा होता है तो भी सही है, यूनिट लिखा है तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? जो खपत ऊर्जा है, विद्युत का उपभोग है, वो कितना होगा? 2 यूनिट उपभोग करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 2 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक क्या उत्पन्न होता है? यानी क्या होता है? जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, ए ऑप्शन सही होगा। तो यानी कोई भी विद्युत आवेश है उस पर कोई बल लगाया जाता है, यानी बल का अनुभव होता है, तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? यानी उड़ते हुए विमान में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है?
उड़ते हुए विमान में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो क्या ऑप्शन, देखो स्थितिज ऊर्जा ये भी सही है, गतिज ऊर्जा ये भी सही है, विद्युत ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, ये और भी दोनों सही है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो गया स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर की समांतर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इसकी धारिता यानी धारिता में क्या होगा। यानी क्या कह रहे हैं कि एक कोई संधारित्र है यानी कैपेसिटर है, इसके अंदर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी सी समानुपाती एरिया यानी प्लेटों का क्षेत्रफल। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है, यानी 1/d, यानी सी समानुपाती 1/d, डिस्टेंस यानी बीच की दूरी। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। इसके अलावा प्लेटों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेटों की संख्या के समानुपाती होता है। तो n-1 का से क्या है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट होती है वो आधी आधी कार्य करती है, इसलिए -1 n-1। जिस प्रकार से बैटरी के अंदर होती है कि ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों की संख्या की अपेक्षा एक ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि वो दोनों एक तरफ से ही कार्य करती है। तो फर्स्ट और लास्ट वाली जो प्लेट होती है वो आधी आधी कार्य करती है, इसीलिए इसमें भी यही है कि सी समानुपाती n-1 यानी प्लेटों की संख्या के जो समानुपाती होता है। और इसके अलावा अचालक नियतांक यानी पेरावैद्युतिक जो इसमें पदार्थ डाल रखा है उस पर भी निर्भर करता है। तो सी समानुपाती के यानी अचालक नियतांक कह सकते हैं या पेरावैद्युतिक पदार्थ कह सकते हैं पर भी निर्भर करता है। तो इसमें क्या पूछा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, ये पूछा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। यदि बढ़ा रहे तो घट जाएगा और घटा रहे तो बढ़ जाएगा, नहीं विलोमानुपाती का संबंध रहेगा। तो इसमें बीच की दूरी बढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन देखो घट जाएगा। तो राइट आंसर हो गया बी, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः प्रयुक्त धारा की आवृत्ति क्या है। यानी जो भारत के अंदर जो सप्लाई है इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, 50 चक्र प्रति सेकंड। तो भारत में जो सप्लाई है इसकी आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज या 50 चक्र प्रति सेकंड। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी औसत मान ज्ञात हो और आरएमएस मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान यानी किसी राशि का आरएमएस मान बट्टा एवरेज मान, इन दोनों का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 1.11 क्या होगा, किसी प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान का मान और एवरेज मान का अनुपात 1.11 होगा। अब ज्ञात क्या करना है, आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतरण कर लो कि आरएमएस मान बराबर क्या हो जाएगा, आरएमएस मान बराबर क्या हो जाएगा 1.11 इंटू एवरेज मान यानी औसत मान। तो आरएमएस मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 1.11 इंटू एवरेज यानी औसत मान। के इस ऑप्शन में देखो एम में 1.5 नहीं, बी में क्या 1.11 इंटू प्रभावी मान आरएमएस मान को कहते हैं, तो ये नहीं होगा। 1.11 इंटू अधिकतम मान यानी मैक्सिमम मान, ये भी नहीं होगा। तो 1.11 इंटू औसत मान यानी डी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 1.11 इंटू औसत मान यानी 1.11 इंटू एवरेज को या औसत को एक ही बात है, तो औसत मान, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो पोल का प्रत्यावर्तक 300 आरपीएम पर चलता है तो इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति होगी। यानी दो पोल का प्रत्यावर्तक 300 आरपीएम पर चल रहा है तो आवृत्ति क्या होगी।
पोलों की संख्या क्या है? पोलों की संख्या है 2 और प्रत्यावर्तक n गति क्या है? n बराबर है 300 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। तो F बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? F बराबर होता है पी एन बट्टा 120। P का मान क्या है? 2, N का मान कितना है? 300 बट्टा 120, 0, 6 और 5। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 5 हर्ट्ज। यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 5 हर्ट्ज यानी चक्कर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए 5 हर्ट्ज, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? यानी एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0 होता है। यानी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। डीसी परिपथ का भी शक्ति गुणांक इकाई होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि शुद्ध प्रेरक यानी कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो भी 0 होगा। शुद्ध प्रेरक के परिपथ का तो भी 0 होगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का इकाई होगा। कई बार डीसी परिपथ में बोले कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? इकाई होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पूछा है तो शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए 0। अगला क्वेश्चन है 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंगों की संख्या होगी। यानी 3 फेज में वाइंडिंग कितने होंगे? यानी 3 फेज, अब 3 तार हो चाहे 4 तार हो, ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वाइंडिंगों की संख्या पूछी है। तो 3 तार है तो भी वाइंडिंग तो 3 ही होगी, 4 तार है तो भी वाइंडिंग 3 ही होगी। यानी 4 तार है तो स्टार में संयोजित है, एक न्यूट्रल ऑप्शन बिंदु आ जाएगा। तो वाइंडिंग तो 3 रहेगी, तीनों फेज होंगी। और 3 तार है तो भी वाइंडिंग 3 रहेगी। तो इसमें वाइंडिंगों की संख्या पूछेगी आर्मेचर में कितनी वाइंडिंग होती है 3 फेज में? तो आर्मेचर में 3 वाइंडिंग होगी 3 फेज आर्मेचर में। तो राइट आंसर हो गया सी 3। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है? यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो राइट आंसर हो गया ए केवीए। अगला क्वेश्चन है 2 फेज मोटर एक किस प्रकार की होती है? यानी 2 फेज मोटर है वो किस प्रकार की होती है? ऑप्शन देखो, लो आउटपुट, स्वतः स्टार्ट यानी सेल्फ स्टार्ट, स्लो स्टार्ट, नॉन सेल्फ स्टार्ट, लो एफिशिएंसी। तो लो आउटपुट कोई आवश्यक नहीं, आउटपुट ज्यादा हो सकता है। सेल्फ स्टार्ट होती है। स्लो स्टार्टिंग यानी धीरे स्टार्टिंग नहीं। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये तो सिंगल फेज होती है। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग इसको किसी एक विधि से स्टार्ट करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। लो एफिशिएंसी यानी निम्न दक्षता, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2 फेज मोटर एक स्वतः प्रचलित मोटर होती है, यानी सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, सेल्फ स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन है गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? गार्ड रिंग क्यों लगाई जाती है? यानी जो ओवरहेड लाइनें होती है उसके नीचे रिंग लगाई, यानी गार्ड रिंग लगाई जाती है। तो ये क्यों लगाई जाती है? तो निचले यूनिटों पर, ऑप्शन देखो, निचले यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना, सही है। निचले यूनिटों को अर्थ कैपेसिटेंस बढ़ाना नहीं, पारेषण लाइनों की हानि को कम करना नहीं, दक्षता कम करना नहीं, शक्ति गुणा बढ़ाना, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए निचले यूनिटों पर विद्युत तनाव कम करना, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनुनादी आवृत्ति पर एक समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो भी कौन सा? समांतर रेजोनेंट परिपथ है। तो समांतर रेजोनेंट परिपथ में अनुनाद अनुनाद आवृत्ति पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पूछे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका जो इम्पीडेंस होता है वो अधिकतम होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ऊपर या नीचे कम हो जाता है। यानी समांतर अनुनाद परिपथ के बारे में पूछा तो समांतर अनुनाद परिपथ में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका इम्पीडेंस अधिकतम होता है और आर के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है जो अधिकतम होता है। यह अनुनाद आवृत्ति से ऊपर और नीचे इसका इम्पीडेंस कम होता है।
यदि श्रेणी अनुनाद परिपथ के बारे में पूछ ले तो यानी श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर अनुनाद आवृत्ति पर प्रतिबाधा होती है वो कम होती है यानी न्यूनतम होती है, और न्यूनतम कितनी, प्रतिरोध के बराबर, केवल जो प्रतिरोध होता है उसी के बराबर होता है, न्यूनतम होती है। और श्रेणी अनुनाद परिपथ की जो अनुनाद आवृत्ति है उससे ऊपर और नीचे की आवृत्ति में इसका जो इम्पीडेंस होता है वो ज्यादा होता है, यानी उस बढ़ जाता है, बढ़ता है, और समांतर में घटता है। यानी अधिकतम किस अवस्था पर होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समांतर रेजोनेंट परिपथ में जेड है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अधिकतम होता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, अधिकतम। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के रोटर में क्या होता है। अल्टरनेटर के रोटर में देखो ऑप्शन देखो, अल्टरनेटर के रोटर में एक स्लिप रिंग होती है, नहीं, दो स्लिप रिंग होती है, सही है। यानी रोटेटिंग फील्ड प्रकार का होता है, और रोटेटिंग फील्ड में यानी जो क्षेत्र कुंडलन है उसको तो घूर्णित किया जाता है, और जो आर्मेचर कुंडलन है उसको स्थिर रखा जाता है। तो जो क्षेत्र कुंडलन है उसको सप्लाई देने के लिए दो स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं, यानी एक तो प्लस और एक माइनस, यानी डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं और दो स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में दो स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और यदि इसी में पूछ ले कि रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का प्रत्यावर्तक है त्रिकला, तो इसमें कितने स्लिप रिंग होंगे, तो इसमें 4 स्लिप रिंग लगाएंगे, क्योंकि 3 तो तीनों फेज की और एक न्यूट्रल की, यानी जो स्टार बिंदु होगा उसकी, यानी 3 फेज 4 तार प्रणाली प्रकार का है तुम, तो उसमें 4 स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे। जबकि इसमें डायरेक्ट यही पूछा है कि अल्टरनेटर के रोटर में, तो ये सीधा दे रखा है, तो क्योंकि बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं वो रोटेटिंग फील्ड प्रकार के होते हैं और इसमें 2 ही स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, 2 स्लिप रिंग। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे। नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई पेपर रहेगा। ठीक है साथियों।